आज हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के नोट्स को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपके सामने इंट्रोडक्शन। वेयर डिड लाइफ बिगिन, यानी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई थी। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार लाइफ बड़े ओशियन में नहीं बल्कि छोटे छोटे तालाब या नदियों में शुरू हुई होगी, जहां इन्वायरमेंटल कंडीशन समय समय पर बदलती रहती थी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग ऐसे वाटर रिसोर्सेज होती हैं जिनका पानी बहुत गर्म होता है। भारत के लद्दाख की पुगा वैली के हॉट स्प्रिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग पानी के उबलने के बराबर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ऐसी परिस्थितियां 3.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर थी। इन हॉट स्प्रिंग्स में कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें थर्मोफिलीज कहा जाता है। ये हीट लविंग बैक्टीरिया होती हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकती हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनका शरीर केवल एक सेल से बना होता है। साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि इन हॉट स्प्रिंग के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट बहुत तेज़ी से बनती हैं। माना जाता है कि इन डिपॉजिट्स ने शुरुआती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन से बचाया होगा और पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में सहायता की होगी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेल। इस सेल क्या होता है। सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। आसान शब्दों में कहे तो जिस प्रकार कोई बिल्डिंग्स छोटी छोटी ब्रिक्स से बनी होती है, कोई इमारत छोटी छोटी ब्रिक्स से ईंटों से बनी होती है, उसी प्रकार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। इसी कारण सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। चाहे एक छोटा सा बैक्टीरियम हो या कोई बड़ा पेड़ हो या ह्यूमन बीइंग, सभी सेल से बने होते हैं। तो सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, कि सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो केवल एक सेल से बनी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो बहुत सारे सेलों को मिलकर बने होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर है नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल एक निश्चित तौर पर अरेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज एक साथ मिलकर ऑर्गन्स बनाती हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम, यानी एक जैसा काम करने वाली सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं और कई ऑर्गन मिलकर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक और, नेसल पोर्स प्लस नेसल कैविटी प्रच मतलब इस तरीके से ये टोटल रेस्पिरेशन की प्रोसेस दिखाई गई है। ये सभी मिलकर ब्रीथिंग की प्रोसेस को पूरा करती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर कितना भी जटिल क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितना भी आपके दिमाग से बाहर क्यों ना हो, मतलब आपके अनुमान से बाहर क्यों ना हो, सेल ही संरचना और कार्य की मूल इकाई बना रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू स्टडी सेल, कि सेल के बारे में कैसे पढ़ा जाए या सेल के बारे में कैसे जानकारी जुटाएं। तो इसमें लिखा है कि सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नेक्ड आई से, यानी हमारी सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है। इसका मतलब है कि यदि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर से कम हो तो हमारी आंखें उन्हें अलग अलग नहीं देख सकती। इसी कारण सेल्स को देखने और उनके बारे में जानने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सेल को देखने और स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में एक सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, जिसकी मैग्नीफिकेशन लगभग 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाती थी, यानी वो चीज़ को 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा बड़ा करके देख सकते थे। जब उन्होंने कॉर्क का एक पतला स्लाइस देखा तो उन्हें उसमें छोटे छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को सेल नाम दिया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। तो
माइक्रोस्कोप भी अलग अलग तरीके की होती हैं। फर्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है। इसका इस्तेमाल सामान्य स्कूल लेबोरेटरीज में किया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की सहायता से मैग्निफिकेशन यानी चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है। इसमें नॉर्मली ऑब्जेक्टिव लेंसेज 10 to 400 टाइम्स होती हैं, यानी ऑब्जेक्ट को ये 10 टाइम या 4 टाइम्स बड़ा करके दिखाती हैं। ये माइक्रोस्कोप सेल को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन्स की बीम का इस्तेमाल करता है। यह सेल की स्ट्रक्चर को नैनोमीटर स्तर तक दिखा सकता है। यह लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, यानी 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 0.00001 मिलीमीटर। इसकी सहायता से बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर विजिबिलिटी। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देते, जैसे माउंटेन्स, ट्रीज, ह्यूमन, बर्ड्स, एंड्स। लेकिन नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारी आंखों से आसानी से दिखाई देती हैं, जैसे माउंटेन्स, ट्रीज, ह्यूमंस, बर्ड्स, एंड्स। लेकिन जैसे जैसे आकार छोटा होता जाता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल सेल, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नेक्स्ट है 3 इम्प्रूवमेंट्स इन माइक्रोस्कोप ओवर टाइम। कि समय के साथ माइक्रोस्कोप में 3 बदलाव हुए। पहला, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यह बताती है कि 2 पास पॉइंट्स को कितनी साफ तरीके से अलग अलग देखा जा सकता है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को कितना साफ देखा जा सकता है, ये रिजोल्यूशन है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट किसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग भागों की ब्राइटनेस में अंतर को दर्शाता है, मतलब अलग अलग भागों के बीच चमक का अंतर। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने वास्तविक आकार की तुलना में कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल। सेल का आकार पता करने के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। एस्टिमेट साइज ऑफ सेल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। मान लीजिए डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड 5 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो 5 मिलीमीटर इक्वल्स टू 5000 माइक्रोमीटर के बराबर। यदि डायमीटर के साथ 25 सेल्स दिखाई देती हैं तो साइज ऑफ 1 सेल इक्वल्स टू हुआ 200 माइक्रोमीटर, मतलब एक सेल का आकार 200 माइक्रोमीटर होता है। मैग्निफिकेशन का एक एग्जाम्पल है कि यदि आई पीस 10 टाइम्स और ऑब्जेक्टिव लेंस भी 10 टाइम्स है तो टोटल मैग्निफिकेशन हुआ 100 टाइम्स, मतलब कि 200 माइक्रोमीटर का सेल 100 गुना बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। हर सेल के चारों ओर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। यह सेल के अंदर और बाहर के इन्वायरमेंट को अलग करती है। सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस के आने जाने को कंट्रोल करना है, मतलब सेल मेम्ब्रेन सेल के गेट कीपर की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोसेक मॉडल। फ्लूइड मोसेक मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रूप से 2 चीज़ों में बटा हुआ है। फर्स्ट लिपिड्स यानी फैट्स और सेकंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 परतें होती हैं जिसे लिपिड्स बाइलेयर कहा जाता है। इन लेयर्स के बीच और ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। मेन फीचर समझिए इनके, लिपिड्स 2 लेयर्स की में अरेंज होती हैं। लिपिड्स 2 लेयर में अरेंज्ड होती हैं। प्रोटीन लिपिड्स लेयर के बीच या उनकी सतह पर पाए जाती हैं। मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल यानी लचीली और फ्लूइड यानी तरल होती है। यह सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए से जहां पर पानी ज़्यादा है उस वाले एरिया से कम पानी वाली एरिया की तरफ मूव करता है। आसान शब्दों में कहे तो पानी वहां से
चलता है जहां उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और उस स्थान की ओर रुकता है जहां उसकी मात्रा कम होती है। तो यही ओस्मोसिस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट ऑन सेल। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वाटर सेल के अंदर और बाहर समान दर से आते जाते रहती हैं। इसका असर सेल पर क्या होता है कि सेल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वाटर सेल के अंदर एंटर करता है। इसका इफेक्ट सेल पर क्या होता है कि इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूल जाता है। एनिमल सेल्स में ज़्यादा पानी आने पर सेल फट भी सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वाटर सेल से बाहर निकलता है और सेल इस सिचुएशन में सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जब पानी निकल जाता है तो वह खाली हो जाता है, खाली होने पर सिकुड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब रेसिन यानी किशमिश को पानी में रखा जाता है तो वे फूल जाती हैं, क्योंकि वाटर ओस्मोसिस के द्वारा अंदर आता है। नेक्स्ट है सेल वॉल। प्लांट सेल का। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा परत होती है जिसे सेल वॉल कहती हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। इसका काम क्या है सेल वॉल का प्लांट सेल में? प्लांट सेल में सेल वॉल सेल को आकार और सहारा देती है, सेल की सुरक्षा करती है, ज़्यादा पानी अंदर करने पर सेल को फटने से बचाती है, सेल को रिजिडिटी यानी मजबूती प्रदान करती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इंपॉर्टेंट रूप से सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेलुलोज एक मजबूत कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल को मजबूती प्रदान करता है। सेलुलोज एक मजबूत कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल को मजबूती देता है। नेक्स्ट है प्लास्मोसिस। जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर सेल से बाहर निकल जाता है। इसके कारण सेल मेम्ब्रेन सिकुड़कर सेल वॉल से अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को प्लास्मोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल में अंतर। सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट। शेप। प्लांट सेल फिक्स्ड और रेगुलर है जबकि एनिमल सेल इर्रेगुलर है, यानी उसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है। वैक्यूल। वैक्यूल में प्लांट सेल वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और एनिमल सेल में स्मॉल और छोटे वैक्यूल्स होती हैं। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। कुछ इजी रिवीजन पॉइंट्स। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। फ्लूइड मोसेक मॉडल लिपिड्स और प्रोटीन्स। फ्लूइड मोसेक मॉडल में लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों होते हैं। ओस्मोसिस। ओस्मोसिस वाटर का मूवमेंट है जिसमें वाटर ज़्यादा सतह से कम सतह वाली ओर चला जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल फूल जाता है जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल सिकुड़ जाता है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है और प्लास्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द सेल इंटीरियर, अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। हर सेल के अंदर कई भाग होती हैं जो मिलकर कार्य करती हैं। किसी भी सेल के 3 मुख्य पार्ट्स होती हैं। फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। यह सेल की बाहरी सीमा यानी आउटर बाउंड्री होती है। यह सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब केवल कुछ निश्चित सब्सटेंसेस को ही अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति देती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर भरा रहता है। सेल की ज़्यादातर एक्टिविटी इसी साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। यह सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेल एस आर टाइनी फैक्ट्री। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया जाएगा कि सेल को एक छोटी फैक्ट्री की तरह समझाया जा रहा है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन मतलब सिक्योरिटी गेट।
जिस तरह किसी फैक्ट्री का गेट लोग और सामान के आने जाने को कंट्रोल करता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म यानी वर्क स्पेस, जैसे फैक्ट्रीज में जहां काम होता है उसी प्रकार सेल में ज़्यादातर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है। न्यूक्लियस यानी मैनेजर, जैसे फैक्ट्री का मैनेजर पूरे काम की देखरेख करता है, उसी तरह न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनेलीज यानी डिपार्टमेंट्स, जैसे फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करती हैं, उसी तरह ऑर्गेनेलीज भी अलग अलग काम करती हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनेल्स का बारे में आगे कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कोई छोटे छोटे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहती हैं। ऑर्गेनेल्स सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ कार्य करती हैं। हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अलग काम होता है जिसे सेल सही ढंग से कार्य कर पाता है। एग्जाम्पल्स है ऑर्गेनेल्स का माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यह सेल को एनर्जी देता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन मेकर होता है, इसका कार्य प्रोटीन बनाना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, यह सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यह सब्सटेंसेस को सेल के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, यह पैकेजिंग और सॉर्टिंग का कार्य करता है, मतलब सब्सटेंसेस को अरेंज करके उन्हें पैकिंग करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स, ये वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स कहलाती हैं। इनका काम अनावश्यक यानी जिन सब्सटेंसेस की हमें ज़रूरत नहीं है उन सब्सटेंसेस को नष्ट करना होता है। वैक्यूल्स, इनका मुख्य कार्य स्टोरेज होता है, ये पानी, खाना और दूसरे सब्सटेंसेस को इकट्ठा करती है। 3 मेन पार्ट्स वर्क टुगेदर, इसमें लिखा है कि सेल मेम्ब्रेन सेल को चारों ओर से घेरती है, सेल की सुरक्षा करती है, सब्सटेंसेस के अंदर और बाहर जाने को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म जेली जैसा सब्सटेंस है, ज़्यादातर सेलुलर एक्टिविटीज़ यही होती है, इसमें ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी DNA होता है, यह सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, एक साधारण यूकैरियोटिक सेल के कुछ रूप होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये इसमें पाई जाती हैं। इनके साथ उनके ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट हैं जो सेल को जीवित और काम करने योग्य बनाए रखती हैं। यहाँ पर एक की आइडिया दिया गया है कि सेल के सभी भाग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं, जिससे सेल जिंदा रहता है और अपने सभी काम अच्छे से कर पाता है। नेक्स्ट है टॉपिक प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब सेल्स दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर एक्टिविटी सीधे साइटोप्लाज्म में होती है। इनका DNA एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है जो न्यूक्लियोइड नामक एरिया में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड किसी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं रहता। अब है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, केवल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। DNA, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में DNA न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में नॉट प्रेजेंट और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट। साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल आकार छोटा होता है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल का आकार लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल का बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल का प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगी। मिनिमोनिक, याद रखने की बात है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव्स और यू मतलब ट्रू, यानी ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल।
नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स इन डिटेल। न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। यह सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखता है तथा सेल की सभी एक्टिविटीज़ को निर्देश और कंट्रोल करता है, निर्देश देता है, कंट्रोल करता है। जिस तरह किसी स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल का कंट्रोल करता है, पूरे स्कूल को चलाता है, उसी तरह न्यूक्लियस पूरे सेल को चलाता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। न्यूक्लियस मुख्य रूप से 5 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के चारों ओर एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होती हैं। इन पोर्स के जरिए से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच सब्सटेंसेस का आना जाना होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोस। न्यूक्लियस के अंदर एक घनी तथा गोल आकार स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोस कहते हैं। इसका मुख्य कार्य राइबोसोमल सब यूनिट्स को, मतलब इसका इंपॉर्टेंट काम राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाना है। सरल शब्दों में कहे तो न्यूक्लियस राइबोसोम बनाने के में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब सेल डिवीज़न की तैयारी करता है तब क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। इनका इम्पोर्टेंट काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है डीएनए एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बनी होती हैं। डीएनए जीव की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। डीएनए किसी भी जीव की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, मतलब जीव के सभी महत्वपूर्ण गुणों की जानकारी डीएनए में होती है। बात करें जीन्स की तो डीएनए के विशेष कार्य भागों को जीन्स कहा जाता है। जीन ही निश्चय करता है कि किसी जीव में कौन कौन से इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे आंखों का रंग क्या होगा, बाल किस प्रकार के होंगे, ऊंचाई या हाइट कितनी होगी। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। जब सेल डिवीज़न नहीं कर रहा होता तब डीएनए पतले धागेनुमा जाल के रूप में प्रेजेंट रहता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। सेल डिवीज़न शुरू होने से पहले क्रोमेटिन होकर क्रोमोसोम में बदल जाता है। नेक्स्ट है इसमें क्विक फ्लो चार्ट। डीएनए, जीन्स, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, मतलब डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। डीएनए के छोटे कार्य भाग जीन्स कहलाती हैं। ये सभी जानकारी जो डीएनए रखता है इन्हें जीन्स कहती हैं। डीएनए सामान्य अवस्था में क्रोमेटिन के रूप में रहता है और सेल डिवीज़न के समय क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम बहुत छोटे गोलाकार ग्रैनुअल्स होती हैं जो आरएनए और प्रोटीन से बने होती हैं। ये सभी सेल्स में पाई जाती हैं। राइबोसोम 2 भागों में मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट लार्ज सब यूनिट और सेकंड स्मॉल सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं और कार्य पूरा होने के बाद अलग हो जाती हैं। राइबोसोमल साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से भी पाई जा सकती हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी स्वतंत्र रूप से पाई जा सकती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए भी हो सकती हैं। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का स्थान होती हैं, यहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम टाइप्स, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 17S और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80। फंक्शन है इसका प्रोटीन का निर्माण करते हैं, सेल की ग्रोथ और रिपेयर की सहायता करते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंटरनल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER सेल के अंदर उपस्थित मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स और सेक्स का एक नेटवर्क होता है, मतलब यह सेल के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण उसकी सतह खुरदुरी दिखाई देती है। इसके फंक्शंस हैं
प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना, प्रोटीन को सेल के अलग भागों तक पहुंचाना, न्यूली फॉर्म प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। सेकंड, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड टाइप। SER की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसकी सतह चिकनी दिखाई देती है। इसके फंक्शन है लिपिड्स का निर्माण करना, हानिकारक वेस्ट्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना और कैल्शियम आयंस का स्टोरेज करना। की पॉइंट्स में यहाँ लिखा है कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, RER प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट दोनों, और SER लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और कैल्शियम स्टोरेज, ये तीनों करता है। नेक्स्ट है गोल्गी एपरेटस, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। लिखा है कि गोल्गी एपरेटस चपटी मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स से बनी होती है जिन्हें सिस्ट्रेने कहा जाता है। यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिक्विड्स इकट्ठा करता है, इसके बाद उन्हें मॉडिफाई, सोर्ट और पैकेज करके वेसिकल्स में भेजता है। फिर ये वेसिकल्स अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाते हैं। इनका फंक्शन है प्रोटीन और लिक्विड्स को मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, सीक्रेशन में सहायता करना और लाइसोसोम्स का निर्माण करना। एक साधारण एग्जाम्पल है, यदि इंडोप्लाज्मिक एक फैक्ट्री है तो गोल्गी एपरेटस उस फैक्ट्री का पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट फूड मेकर। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इनमें हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यही पिगमेंट पौधों को हरा रंग देता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का मुख्य स्थान है। स्ट्रक्चर कि क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, इंडर मेम्ब्रेन, ग्रेना और स्ट्रोमा पाई जाती हैं। फंक्शन है इसका कि क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती हैं और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट्स के रूप में छोड़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी देती हैं। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन मुड़कर फोल्ड्स बनाती है जिन्हें क्रिस्टाई कहा जाता है। अंदर के भाग को मैट्रिक्स कहती हैं। फंक्शंस की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य स्थान है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन का मुख्य स्थान है। फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज करती हैं और ATP का निर्माण करती हैं। ATP सेल की ऊर्जा के मुख्य इकाई होती हैं। की पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये तीनों काम गोल्गी एपरेटस के हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराती हैं, केवल प्लांट सेल में पाए जाती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कराती हैं और ATP एनर्जी बनाती हैं। नेक्स्ट है हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड, कि साधारण सेल ग्रो कैसे करती हैं और डिवाइड कैसे है, मतलब कैसे बनती हैं और कैसे बढ़ती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब त्वचा पर चोट लगती है तो कुछ दिनों बाद वह ठीक हो जाती है, या जब बाल झड़ते हैं तो नए बाल उग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की सेल्स ग्रो और डिवाइड कर सकती हैं। नई सेल बनकर पुरानी मरे हुए सेल्स की जगह ले लेती हैं। सेल एक निश्चित आकार तक बढ़ती है और फिर डिवाइड होकर नई सेल बनाती है। इसी प्रोसेस में शरीर की वृद्धि होती है। बात करें सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न वह प्रोसेस है जिसमें पहले से मौजूद सेल्स से नई सेल्स बनती हैं। सेल डिवीज़न जीवों के अलग कार्यों में सहायता करती है, जैसे ग्रोथ में, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, यानी जो टिश्यूज खराब हो चुके हैं उन्हें उनकी मरम्मत करने में, और रिप्रोडक्शन में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल डिवाइड करती हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल ज़्यादातर कंट्रोल तरीके से डिवाइड करती हैं। हर रोज़ हमारे शरीर में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन सेल्स बदलती रहती हैं। लगभग शरीर की कुल सेल्स का 1% प्रतिदिन रिप्लेस होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न के भी दो प्रकार होते हैं। पहला मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस वह प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाती है। इन दोनों डॉटर सेल्स में पेरेंट सेल जितना ही क्रोमोसोम्स होती हैं। DNA भी
बिल्कुल बराबर सही होता है। डॉटर सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। मिटोसिस कहाँ होती है? मिटोसिस यह शरीर की सभी सोमेटिक सेल यानी बॉडी सेल में होती है। मिटोसिस का उद्देश्य है ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल। ये तीनों काम मिटोसिस के हैं, ग्रोथ करना, रिपेयर करना और पुराने सेल को बदलना। मतलब मिटोसिस का एक सिंपल टर्म, एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है, दो बिल्कुल एक समान डॉटर सेल बनाती है। दोनों डॉटर सेल में सेम डीएनए, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसी कारण शरीर के सभी सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन बनती रहती है। एक फर्टिलाइज एग भी बार बार मिटोसिस करके शरीर की अरबों सेल्स बनाता है। नेक्स्ट बात करें मियोसिस की। मियोसिस वह प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल दो बार डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाती है। इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल की तुलना में आधी होती है। मियोसिस का एक सिंपल टर्म दिया गया है, एक पेरेंट सेल 2 बार डिवीजन होकर 4 डॉटर सेल बनाता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं इसमें। ये केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाया जाता है। ह्यूमंस में ये टेस्टिस में यानी स्पर्म्स में बनाते हैं और ओवेरिस यानी फीमेल में ये एग बनाती हैं। प्लांट में ये एंथर में पोलन ग्रेन्स बनाती हैं और ओवेरीज में ये एग सेल बनाती हैं। यानी जब फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म और एग मिलती हैं तब क्रोमोसोम्स की मूल संख्या फिर से बहाल हो जाती है। मियोसिस का इम्पोर्टेंस, मियोसिस वेरिएशन करती है, मतलब इसी कारण बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखाई देती है। मियोसिस की वजह से ही बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बिल्कुल समान नहीं रहे होते, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ सेल डिवीजन गोज रॉन्ग। यदि सेल डिवीजन में गलती हो जाए तो गंभीर समस्या हो सकती हैं। फर्स्ट, एरर इन मिटोसिस। यदि मिटोसिस सही ढंग से ना हो तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो सकती है, ट्यूमर्स बन सकती हैं और क्रोमोसोम्स की संख्या असामान्य हो सकती है। एरर इन मियोसिस, यदि मियोसिस में गलती हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकती हैं, डेवलपमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, फर्टिलिटी कम हो सकती है। नेक्स्ट है 8th, सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ सेल, इसमें दिया गया है कि सेल थ्योरी की विकास की सेल थ्योरी के विकास में कई साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है। फर्स्ट बात करें रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा और पहली बार छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ऑब्जर्व किया। इन्हीं कंपार्टमेंट्स में को उन्होंने सेल नाम दिया। नेक्स्ट आई मैथियास, जो 1838 में मैथियास ने, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि सभी प्लांट सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट आए थियोडोर 1839 में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि सभी एनिमल सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट द क्लासिकल सेल थ्योरी। क्लासिकल सेल थ्योरी 3 इंपॉर्टेंट बातों पर आधारित है। फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, कि सभी जीवित प्राणी एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। सेकेंड, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल जीवों की स्ट्रक्चर और फंक्शंस की मूल इकाई है। एंड थर्ड, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि नए सेल्स हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का इम्पोर्टेंस क्या है कि यह थ्योरी पूरे बायोलॉजी विषय को एक इम्पोर्टेंट पार्ट से जोड़ती है। यह बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक सभी जीवों को समझाने का आधार देती है। साथ ही यह थ्योरी यह भी बताती है कि जीवन की निरंतरता सेल डिवीजन के जरिए से ही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सेल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉरएवर। क्या सेल्स हमेशा ग्रो होते रहते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सेल्स नियंत्रित तरीके से ग्रो और डिवाइड करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी ज़रूरत नहीं रहती या वे पुराने हो जाती हैं तो वे नष्ट हो जाती हैं और उनकी जगह नई सेल बन जाती है। मतलब प्रत्येक सेल एक निश्चित समय पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन।
कि एनिमल सेल में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। जब सेल अपने आसपास की दूसरी सेल्स के संपर्क में आ जाती है तब उनका डिवीजन रुक जाता है। यह शरीर का एक प्राकृतिक स्टॉप सिग्नल है। इसे सेल्स अनावश्यक रूप से बढ़ती नहीं है। नेक्स्ट है टॉपिक कैंसर सेल और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल्स इस कंट्रोल को खो देती है। ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का पालन नहीं करती और लगातार डिवाइड करती रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि ट्यूमर बनने लगती हैं। फिर है टाइप्स ऑफ ट्यूमर। बिगनिन ट्यूमर्स एक ही स्थान पर रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलती। नेक्स्ट है मेलिगेंट ट्यूमर, आसपास के टिश्यूज पर आक्रमण कर सकती हैं और शरीर के दूसरे भागों में फैल सकती हैं। यही ट्यूमर्स कैंसर का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पीसीडी। सेल के पास नियंत्रित तरीके से मरने में भी एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है। इसे प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी या एपोप्टोसिस कहा जाता है। यह एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट ऑफ पीसीडी। पीसीडी शरीर की अनावश्यक सेल्स को हटाती है। यह नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल, जब एम्ब्रो में हाथों का निर्माण होता है तब शुरुआत में उंगलियों के बीच सेल मौजूद होती हैं। पीसीडी इन अतिरिक्त सेल्स को हटा देती है। यदि ऐसा ना हो तो हमारी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई या वेब्ड हैंड की तरह होंगी। नेक्स्ट है प्लांट सेल एंड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। प्लांट सेल नॉर्मली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं दिखाती। इनका कारण उनकी रिजिड सेल वॉल होती है। इसी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ का पैटर्न एनिमल से अलग होता है। नेक्स्ट है अब साइंटिस्ट के बारे में। ये लास्ट पेज है इस नोट्स का। फर्स्ट है कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी एक इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1898 में पहली बार एक बार्न आउल की नर्व सेल में गोल्गी एपरेटस का ऑब्जर्व किया। उस समय माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे, इसीलिए कई साइंटिस्ट को उनके इन डिस्कवरी पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के विकास के बाद यह सिद्ध हो गया कि गोल्गी एपरेटस वास्तव में सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। इसी महान खोज के सम्मान में उन्हें ऑर्गेनेलिस का नाम गोल्गी एपरेटस रखा गया। इनका कंट्रीब्यूशन गोल्गी एपरेटस की खोज की, सेल ऑर्गेनेलिस को समझे और आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। उन्होंने विशेष रूप से क्रोमोसोम्स, प्लांट टॉक्सोनोमी, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट पर इम्पोर्टेंट काम किया। उन्होंने प्लांट्स में क्रोमोसोम्स का स्टडी करने के लिए कई लेबोरेटरी टेक्निक विकसित की। उनका योगदान के लिए उन्हें शांति स्वरूप भारत रत्न अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका कंट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स के स्टडी में महत्वपूर्ण योगदान, प्लांट साइटोलॉजी में एक नई दिशा दी और क्रोमोसोम स्टडी की नई टेक्निक्स विकसित की। थर्ड, गोटलीब हर्बरलैंड। ये एक ऑस्ट्रियन बोटेनिस्ट थे। उन्होंने 1902 में एक इम्पोर्टेंट विचार प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्लांट की एक जीवित सेल को उचित न्यूट्रिएंट्स और सही कंडीशन दी जाए तो वह पूरी नई प्लांट्स में विकसित हो सकती है। इसी इसी क्षमता को टोटीपोटेंसी कहती हैं। अब बात करें कि टोटीपोटेंसी है क्या, तो टोटीपोटेंसी वह क्षमता है जिसमें एक अकेले लिविंग प्लांट सेल पूरी नई प्लांट का निर्माण कर सकता है। मतलब एक सेल से पूरे प्लांट को बनाने की क्षमता मौजूद होती है। इसी को टोटीपोटेंसी कहती है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? हेबरलैंथ के इस विचार ने आगे चलकर प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की नींव रखी। आज टिश्यू कल्चर की सहायता से नए प्लांट्स तैयार की जाती हैं, दुर्लभ पौधे का संरक्षण किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है, रोग मुक्त प्लांट तैयार किए जाते हैं। ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है। ये
नोट्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ ही आपको अगर ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं जल्द ही पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।